तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सब्जियों ने बिगाड़ा घर का बजट। जामुन की बागवानी करके कमाए अच्छी आय। बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों को काफी महंगी रेट पर सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं। और बढ़ी हुई सब्जियों ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है और आगे भी सब्जियां सस्ती होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सब्जियों के रेट अधिक होने से लोग काफी परेशान हैं। सब्जियों के बढ़े हुए दामों को लेकर सब्जी विक्रेताओं से बात की हमारे संवाददाता ने। सब्जियों के भाव आसमान पे पहुंच चुके हैं। जो सब्जियां 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो मिलती थी 100 पार कर चुकी है। टमाटर 140 रुपए किलो हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सब्जी मंडियां कहीं ना कहीं सुनसान पड़ गई है। ये जो सब्जियां हैं जहां पे लगातार ग्राहक पहुंचते थे इन्हें खरीदने के लिए, अब ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। हमारे साथ सब्जी विक्रेता है, आइए इनसे बात करते हैं। कितना फ़र्क पड़ा इनकी ग्राहकी पर और क्या कारण रहे, कितना फ़र्क पड़ा, कितनी महंगी हो गई सब्जियां? पहले से आधी ग्राहकी हो चुकी है और यहाँ ग्राहक अभी टमाटर 2 किलो 4 किलो लेता था, वो अभी आधा किलो टमाटर से काम चला रहा है। और मौसम के पहले बारिश आने से के कारण भी सब्जियां कुछ ज़्यादा महंगी हो चुकी है और अब कम से कम भी महीने भर तक ये हालात रहेंगे सब्जियां महंगी रहने के। बारिश बंद होने के बाद ही कुछ ग्राहकों को संतुष्टि मिलेगी। जैसे कि टमाटर 140 रुपए किलो है और सब्जियों के क्या भाव है? सबसे महंगी सब्जी कौन सी है अभी? सबसे महंगी अभी धनिया चल रहा है 200 रुपये किलो, तुरई ग्वार फली सब 100 रुपये किलो सब्जियां हो गई। टिंडे 100 रुपये किलो हो गए और चमला फली 100 रुपये किलो हो गई। बैंगन तक 80 रुपये किलो बिक रहा है। बारिश के कारण फसल मतलब ख़राब हो चुकी है। और ककड़ी जो 40 रुपये किलो 30 रुपये किलो बिक रही थी वही आज 50-60 रुपये किलो खीरा ककड़ी बिक रही है। हरी मिर्ची तेज हो चुकी है। अदरक महंगी हो चुकी है। अदरक 240 से लेके 280 रुपये किलो मार्केट में बिक रही है, जो अभी थोड़े दिन पहले 20 रुपये पाव 30 रुपये पाव मिल रही थी। जैसे कि इन्होंने बताया कि लगातार सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं और सब्जियों का स्वाद कहीं ना कहीं किचन से गायब होता जा रहा है। टमाटर 140 रुपये किलो हो गए हैं, वहीं चाय में जो अदरक डाली जाती है 280 रुपये किलो हो गई है। अब आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं आम आदमी की सहूलियत के लिए कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम कम होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आम आदमी वापस सब्जी मंडी की तरफ अपना रुख करेगा और सब्जियाँ वापस खरीदने लगेगा। सब्जियों ने घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। टमाटर हुआ और अधिक लाल, मिर्च हुई और तीखी। इसके साथ ही अन्य सब्जियों की रेट काफी अधिक बढ़ गई है। बढ़ी हुई सब्जियों की कीमतों को लेकर हमारे संवाददाता ने बात की कुछ गृहिणियों से।
लगातार सब्जियों के भाव आसमान को छू रहे हैं और कहीं ना कहीं सब्जियां किचन से गायब होती हुई नजर आ रही है। हम खड़े हैं एक घर में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गृहिणियां यहाँ पे सब्जियों खाना बनाने की तैयारियां कर रही है, सब्जियां बना रही है, पर कहीं ना कहीं हरी सब्जियां इनके किचन से गायब होती हुई नजर आ रही है। दाल बनाई जा रही है, छोले उबाले जा रहे हैं ताकि हरी सब्जियों की जगह इनको खाया जा सके। हम बात करेंगे इन गृहिणियों से कि क्यों ये सब हो रहा है। इतनी महंगी सब्जियां हो चुकी है, क्या यही कारण है आप आज दाल और छोले बना रहे हैं? आप सभी जान रहे हैं इस चीज़ को कि कैसे मैनेज करें किचन को। अभी सब्जियों के दाम इतने आसमान छू रहे हैं कि हम लोगों को मजबूरन हमको सूखी सब्जियां बनानी पड़ रही। देखिए हमने, क्योंकि एक सब्जी से तो काम घर में चल नहीं सकता, तो 4 मेंबर हैं, 4 की अलग अलग चॉइस रहती है, तो उसके लिए 4 सब्जियां लाना मार्केट से पॉसिबल नहीं हो रहा है। आपको पता है कि टमाटर का भाव भी जो है वो 140 रुपए किलो हो गए हैं, तो कैसे एक नॉर्मल फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं होता है ये। तो देखिए हमने भी मूंग गला रखी, इधर छोले चल रहे हैं, तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि जितना जल्दी भाव कम हो पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे साथ और भी गृहिणियां हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। किस तरह बजट गड़बड़ा गया है किचन का, बताएंगे? नमस्ते, मैं मध्यम वर्गीय गृहिणी हूँ और अभी देख रहे हैं कि सब्जी मंडी में टमाटर भी अपनी रेड लाल लाल आंखें दिखा रहा है। तो अब मुझे रसोई तो चलानी है, तो अब मुझे बजट भी संभाल के रखना है। तो अब मैं तो यही, मतलब मेरा मानना और मैं यही मैनेज करके चल रही हूँ कि अगर टमाटर की कीमतें बढ़ रही है तो थोड़े टाइम के लिए मैं अपनी लेवल पे एक टमाटर का यूज़ ही कम कर रही हूँ, मजबूरी वश ही सही, लेकिन अगर इससे डिमांड कम हो जाएगी तो उन वस्तुओं की कीमतें अपने आप ही कम हो जाएगी। जो बजट है किचन का कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है। गृहिणियों को सोच समझ कर अब सब्जियां खरीदनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं सब्जियों को छोड़कर गृहिणियां दाल और छोले की तरफ बढ़ रही है और उनकी ही सब्जियां बनाई जा रही है और टमाटर और हरी सब्जियां अब किचन से गायब हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। 7+ crore viewers। वाहनों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने दोनों तरफ से रुकवा दिया था, लेकिन इसी बीच पावटा साहिब की ओर से आ रही हिमाचल रोडवेज की बस का चालक दुस्साहस करते हुए बस को रपटे में ले गया। अभी आधा रपटा ही पार किया था कि पानी के बहाव ने बस को एक किनारे धकेल दिया। इससे बस वहीं फंस गई। बस फंसते ही अंदर बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इसके बाद एक एक कर सभी यात्री खिड़कियों के रास्ते बस की छत पर चढ़ गए। हिमाचल प्रदेश से देहरादून आ रही रोडवेज की बस रपटे पर पानी के तेज बहाव में फंस गई। बस में सवार 30 ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। जामुन के फलों को सभी लोग खाना पसंद करते हैं। जामुन के फलों को खाने के अलावा इसके फलों का जैम, जेली, सिरका, जामुन चूर्ण, जामुन कैप्सूल और शरबत बनाने में भी उपयोग किया जाता है। जामुन के फलों के सेवन से मधुमेह, एनीमिया और पेट संबंधित बीमारियों में फायदा होता है। इसके अलावा जामुन के पेड़ की लकड़ी मजबूत होने के कारण इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जा सकता है। तो इन सभी को देखते हुए यदि आप जामुन के नए बाग लगाने जा रहे हैं तो इनकी रोपाई करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK जायसवाल। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जामुन जो है ये, इसको हम जो है ड्राई लैंड फ्रूट भी कहते हैं और ड्राई लैंड फ्रूट का मतलब होता है सूखा वाले क्षेत्र में भी हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप मन में ठान रहे हैं कि कुछ न कुछ पौधा हम जामुन का ज़रूर लगाएं तो ये समय बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इस समय अब मानसून आ चुकी है। आने वाले समय में हमको समय मिलेगा
तो हम जो है जामुन का पौधरोपण कर सकते हैं। रहा सवाल किस्में की, तो इसमें बहुत ज़्यादा देश में हमारे पास किस्में नहीं हैं। हम चयन के माध्यम से इन किस्मों को लेके आए हैं। किसान भाइयों, जामुन की किस्मों की बात करें तो इसकी प्रमुख किस्म राजा जामुन है, जिसके फलों का आकार बड़ा, आयताकार और रंग गहरा बैगनी होता है, जो स्वाद में मीठे और रसदार होते हैं। इसके फलों के अंदर छोटे आकार की गुठली पाई जाती है। इसके अलावा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से विकसित की गई नई किस्में CISHG 45 और CISHG 37 है। आप इनका भी चयन करके लगा सकते हैं। पौधों की प्राप्ति के लिए आप केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं जामुन के पौधरोपण तकनीक के बारे में। तो जामुन के लिए जो जलवायु है, सामान्यतः हम यह देखते हैं कि जामुन जो है वो लगभग सभी प्रकार के जलवायु और मिट्टी में हो जाता है, लेकिन अच्छी बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि जो हमारी ज़मीन में कम से कम 1 मीटर गहराई होनी चाहिए, और दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छी है। भूमि का जल निकास भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ भूमि का pH मान जो है लगभग जो है 7 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। जमीन की या भूमि में जीवांश की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी जो भूमि है यह हमारे जामुन के बढ़वार के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हमको पौधरोपण करना है कि जो हमने गड्ढे गर्मी में तैयार कर लिए हैं या तैयार नहीं कर पाए हैं, दोनों परिस्थिति है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गड्ढे हैं उसको हम उचित दूरी पर लगा लें। आप सभी जानते हैं कि जामुन का पौधा जो है बड़ा जब होता है तो काफ़ी बड़ा विकराल रूप इसका होता है, पौधे काफ़ी बड़े होते हैं। तो कम से कम हम इसको 8 मीटर जो है कतार से कतार की दूरी और 8 मीटर पौध से पौध की दूरी हमको रखनी चाहिए। और जामुन के पौधे का रोपण करना है तो गड्ढा थोड़ा हमको बड़ा बनाना चाहिए, कम से कम 2 फीट लंबाई की, 2 फीट चौड़ाई की और 2 फीट गहराई की गड्ढे होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो पौधे की रोपाई के समय 10 से 15 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी को 1:3 के अनुपात में मिलाकर भरना चाहिए तथा रासायनिक उर्वरकों में 500 ग्राम नत्रजन, 600 ग्राम फास्फोरस, 300 ग्राम पोटाश प्रति पौधा देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ साथ कीट और रोग नियंत्रण के लिए कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफास 50 ग्राम तथा फफूंदनाशी दवा कार्बोडाजिम 50 ग्राम को गड्ढा भराई के समय गड्ढे में मिला देना चाहिए। जामुन के पौधे सामान्यतः अभी कलमी पौधे हमको नहीं प्राप्त हो रहे हैं उतना ज़्यादा, लेकिन जो है बीजू पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा हमको मिल जाते हैं। तो इस समय बहुत आवश्यक है कि हमको पौध का चयन जरूर कर लें। कई बार क्या होता है कि हम पौधे नर्सरी से लेके आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में कई बार पॉलीथीन जो है खाली हो जाता है, पौधे अलग हो जाते हैं और हम जब घर में उतारते हैं तो पौधे सूखने लगते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पौधे डैमेज हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं या टूट गए हैं या पीले पड़ रहे हैं तो ऐसे पौधे का रोपण आप ना करें, क्योंकि हम जब आगे इसको ऐसे पौधे का रोपण करेंगे तो वो जगह हमारी खाली रह जाएगी। तो पहले ध्यान ये रखना है। दूसरी बात ये है कि कम से कम हम नर्सरी से या कहीं से लेके आते हैं तो 1 हफ्ते तक हमको अपने घर में पौधों को रखना चाहिए, जिससे जहाँ से लेके आए हैं वहाँ का तापमान और वातावरण और हम जहाँ पर लगा रहे हैं वो तापमान और वातावरण में थोड़ा बहुत अंतर होता है। यदि हम 7 दिन तक उसको अपने पास में रख लेते हैं और इसके बाद जो पौधा हमारे स्वस्थ होते हैं उस पौधे को हम रोपण के लिए उपयोग करें। जब हम लगाने के लिए पौधा लेके आते हैं पीठ के पास या गड्ढे के पास में, तो जो पूर्व में जो गड्ढे आपने भर चुके हैं तो उस गड्ढे से उतना ही भाग मिट्टी हम निकालते हैं जितना अपना पॉलीथीन का होता है। पॉलीथीन अलग कर लें और पूरे पौधे को जो है आप पिंडा समेत जितना आपने जो गड्ढे से मिट्टी हटाए हैं उसमें हम बहुत प्रेम पूर्वक इसका
पौधरोपण हमको करना चाहिए। और इसके बाद लगाने के बाद जो है पौधे को खड़ा रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बांस की डंडी लेकर या कोई अन्य आपको शाखा मिल जाता है डंडी के रूप में, और आजकल तो प्लास्टिक की भी डंडी आ गई है, तो आप किसी का भी प्रयोग करके जो है पौधे के पास उसको 6 इंच दूर गड़ाएं और उसको जो है सुतली के सहारे जो है या आपकी जो है कपड़े की धागे के सहारे जो है उसको अच्छे से बांध दें, हल्के बांधें, ज़्यादा कड़ा ना बांधें, ताकि जो है पौधा गिरे नहीं, ये ज़रूर ध्यान रखें और उसको एक सहारा मिल जाए। और यदि हमारा दिख रहा है मौसम धूप है, तेज़ है, तो प्रारंभिक अवस्था में एक बार हम जो है हजारा से उसमें पानी आवश्यक रूप से डाल दें। दूसरी बात ये है कि इस समय जो है वर्षा ऋतु का समय है, तो जल निकास की व्यवस्था आप ज़रूर कर लें। जो हमारी जो उतार या चढ़ाव या आपकी स्लोप जो है उसके हिसाब से ही पौधरोपण करें। अगर इसके पौधे का आप रोपण कर देते हैं तो आने वाले समय के लिए एक अच्छा आपका आमदनी का स्रोत बन सकता है। धन्यवाद किसान भाइयों। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। छत पर चढ़ गए और कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को बहाव से निकाला और फिर बस को ट्रैक्टर से बाहर किया। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश से भी सामने आई। छुटमलपुर में देर शाम सवारियों को लेकर सुंदरपुर शाकंभरी मार्ग से बहट जा रही प्राइवेट बस हिंडन नदी के तेज बहाव के बीच जाकर फंस गई। इस दौरान नदी में पानी देखकर बस सवार यात्रियों की सांसें डर के मारे थमसी गई। नदी किनारे पानी कम होने का इंतजार कर रहे लोगों ने बमुश्किल बस सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, फसल के विकास और अच्छी उपज के लिए पोषक तत्वों की सही मात्रा का प्रयोग करना जरूरी होता है, और इनमें से कुछ पोषक तत्व प्रकृति में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ तत्वों की पूर्ति हमें खाद उर्वरकों के माध्यम से करनी पड़ती है। अगर धान की बात करें तो धान की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए सही पोषक तत्व प्रबंधन करना जरूरी है। तो आप कैसे करें धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। धान की खेती इस क्षेत्र में बड़े एरिया पर की जाती है, जिसकी रुपाई अभी चल रही है। लेकिन जिस एरिया में लगातार फसलें ली जाती है, वहाँ सूक्ष्म तत्वों की कमी देखी जाती है। आमतौर पर किसान डीएपी, यूरिया और पोटाश फसल में देते हैं और बाद में खड़ी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिससे फसल कम बढ़ती है और उत्पादन कम मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फसलों के लिए लगभग 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्राकृतिक रूप से फसलों को कम मिल पाते हैं। इसकी पूर्ति बाहर से करनी पड़ती है। वही गंधक, जिंक, बोरान और आयरन मिट्टी में मौजूद रहते हैं, लेकिन आज इनकी भी कमी पाई जा रही है। वही अन्य तत्व आसानी से प्राकृतिक रूप से फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता जानने के लिए फसलों के लगाने से पहले मिट्टी की जांच करवा ले, जिससे पता चल सके कि मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है। अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करवाए हैं तो धान की रोपाई के समय डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन के अलावा जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जिंक तत्व की कमी हर जगह मिट्टी में देखी जा रही है। वही अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे गंधक, बोरान या आयरन का प्रयोग मृदा रिपोर्ट के आधार पर ही करें। लेकिन अगर मिट्टी जांच नहीं करवाए हैं और फसल लगा दिए हैं तो खड़ी फसल में सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण देखकर खड़ी फसलों में भी सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं।
धान की फसल में जिंक तत्व की कमी रोपाई के 20 से 30 दिन बाद से दिखाई देने लगती है। धान में जिंक तत्व की कमी के लक्षण को खैरा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें पत्तियां भूरे या लाल रंग की हो जाती हैं। वहीं इसे आसानी से समझने के लिए यह कह सकते हैं कि पान की पीक तरह पत्तियां दिखती हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आमतौर पर किसान जिंक सल्फेट का स्प्रे कर देते हैं, जिससे समस्या का कंट्रोल ठीक से नहीं होता है। इसलिए इस घोल में बूझा हुआ चूना मिलाकर स्प्रे किया जाना चाहिए। 1 हेक्टेयर एरिया में स्प्रे करने के लिए बूझा चूना 2.5 किलोग्राम, सामान्य जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर चूना नहीं है तो चूना की जगह 20 किलोग्राम यूरिया ले लें। इसी तरह आयरन यानी लौह तत्व की कमी भी देखी जाती है, जिसे सफेदा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें धान की पत्तियां सफेद रंग की हो जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर ऐसी समस्या देखी जा रही है तो 3 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बूझा हुआ चूना 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करें। वही गंधक तत्व की जहाँ तक बात है तो यह भी फसलों को बहुत जरूरी है। इससे फसल में प्रोटीन बनता है, रोग कम लगते हैं और दानों के निर्माण में भी बहुत सहयोगी होता है। आमतौर पर मिट्टी में यह उपलब्ध रहता है, लेकिन गहन फसल चक्र के चलते इसकी भी कमी होने लगती है। इसलिए रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। अगर खड़ी फसल में पीलापन दिखाई दे तो सल्फर का स्प्रे या भुरकाव भी कर सकते हैं। इसी तरह बोरान तत्व की भी कभी कभी कमी देखी जाती है। इसकी कमी होने पर पत्तियां मोटी और कड़ी होकर नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। वहीं अगर खड़ी फसल में इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो बोरोक्स की 5 किलोग्राम मात्रा का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करें। किसान भाइयों, आपको बता दें कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जीवांश रहेगा तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इसलिए हरी खाद, गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग जरूर करें और औसत मात्रा में ही रासायनिक उर्वरकों को डालें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के कृषक हरनाथ सिंह ने। ये मूंगफली के बीजों को उपचारित करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हरनाथ सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, मूंगफली और भारतवर्ष की एक प्रमुख तिलहनी फसल है। मूंगफली की बुआई के समय किसान भाई सर्वप्रथम उत्तम बीज का चुनाव करें। उत्तम बीज के चुनाव के साथ साथ उन बीजों को अगर अच्छे से बीजोपचार करते हैं तो बाद में जो लगने वाली बीमारियां और कीड़े हैं उनसे वो नियंत्रित पा सकते हैं। ग्रीवा गलन या कॉलर रोड के बचाव के लिए किसान भाई अब मूंगफली के जो बीज हैं उनको ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से अगर उपचारित करके लगाते हैं तो ग्रीवा गलन जो रोग है उसे आसानी से है वो बचा जा सकता है। अगर फफूंदनाशियों की बात करें तो किसान भाई कार्बेंडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से है वो बीजोपचार कर सकते हैं। इसके अलावा टेबुकोनाजोल 2DS 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो बीजोपचार करके भी ग्रीवा गलन है उससे है वो निजात पा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा जो प्रमुख समस्या है वो है वाइट ग्रब की। तो वाइट ग्रब के नियंत्रण के लिए भी किसान भाई हैं वो अपनी जो मूंगफली हैं उनको बीजोपचार कर सकते हैं। बीजोपचार करने के लिए जो इमिडाक्लोपिड 600 FS है 6 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजोपचार करके अगर लगाते हैं तो जो वाइट ग्रब या सफ़ेद लट की जो समस्या है उससे है वो काफ़ी हद तक किसान भाई वो निजात पा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annidatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। 15 languages.